रिश्तेदारी थी, मैं अपनी रिश्तेदारी में गया तो इन्हीं कपड़ों में चला गया, तो उन्हें लगा कि बीजेपी का कैंडिडेट वो आ गया है कोई प्रचार करने। उन्होंने मुझे पकड़ा कि जी आप कौन? जी मैं तो आया हूँ रिश्तेदारी में। नहीं जी आपकी वेशभूषा से नहीं लग रहा। तो मैंने कहा कि नहीं मेरा बन रहा है यहाँ से प्रत्याशी का। उन्होंने कि बीजेपी से हो तो मैं अब इसी कमरे में बंद करके आप बंद कर दूंगा, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ट्रेलर था पिछला, तो 10 साल तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। हाँ तो इसका मतलब है जो 400 का वो बता रहे हैं तो 400 रुपये किलो फिर तो आपका पेट्रोल डीजल हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो ट्रेलर ही था। अब जो पिक्चर अभी बाकी है वो संविधान खत्म कर देंगे। ये सरकार उल्लू बनाना जानती है कि वो नहीं होता जादूगर की थोड़ा सा दिखाया और हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल गायब हो गया जी और ये बन गया। तो जय भीम, स्वागत है आपका हमारी चुनाव यात्रा में। हमारी चुनाव यात्रा यूपी के हाथरस लोकसभा सीट पर आ पहुंची है और हाथरस से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं इंजीनियर हेमबाबू धनगर, जो कि इस समय यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी जो बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने इनके समर्थन में रैली की, आकाश आनंद ने। तो आकाश आनंद अभी अपने समर्थकों को संबोधित करके गए हैं, उसके बाद कोई जोश आएगा, नई तरह की एक ऊर्जा संचार होगा लोगों में। बिल्कुल, हमारा आकाश आनंद जी युवा हैं और युवाओं में ही जोश भरा है। उन्होंने युवा ही प्रत्याशी उतारा है तो युवाओं में तो बहुत जोश है। हाथरस के युवाओं में तो मतलब आप ये समझ लीजिए वो सड़कों पर निकल आया है और उसी हिसाब से वो काम कर रहा है। आप अपनी उम्मीदवारी को कैसे देख रहे हैं, कितना दम रख रहे हैं? आपको लग रहा है कि भाई इस बार जीत पक्की है या कुछ और मेहनत करने की ज़रूरत है? बहन जी ने आशीर्वाद दिया है कि आप जाइए हर हाथरस की जनता का आशीर्वाद लेके उनकी सेवा कीजिए, तो मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और इस बार बहन जी ने दलों से गठबंधन नहीं किया है, उन्होंने समाजों के साथ गठबंधन किया। जिस सोशल इंजीनियरिंग की वो मास्टर हैं तो ये उनके मास्टर स्ट्रोक हैं जो आपको हर सीट पे दिखाई देंगे। जैसे कि अभी तक यहाँ सेकंड नंबर पे रहती थी, हमारे समाज का वोट पूरा बीजेपी में जाता था। अब हमारे समाज में एक नई चेतना आई है, उन्हें मालूम है कि छलिया पार्टी है, छल के साथ ही जीतती है। इस बार उन्होंने उसका बहिष्कार किया है और अपने समाज के प्रत्याशी के साथ ही जाने की उन्होंने ठाना है। और वो गली गली आपके हर गांव में वो घूम रहे हैं। इस समय थोड़ा काम ज़्यादा है मगर वो फिर भी उसमें से समय निकालकर फ़ोन के द्वारा अन्य माध्यमों से, ऑनलाइन माध्यमों से वो सब पे पहुंचा रहा है जितने भी रिश्ते नातेदारी हैं। और इस सीट से हम जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। अगर पिछली बार का अगर हम आंकड़ा देखें तो करीब 50-55 हज़ार का फ़र्क था, जीत नहीं पाए। इस बार चूंकि एक धनगर समाज का कैंडिडेट है तो पाल बघेल धनगर समाज वोट देगा, फ़र्क जो है वो मिट सकता है, जीत पक्की हो सकती है। बिल्कुल, ये दोहरी मार है बीजेपी पे। अभी तक पिछली बार लोकसभा में हमारे समाज का 90 से 100% वोट आपका बीजेपी में गया था, जो कि वो कट के अपने बेटे के लिए मैदान पर उतर आया है। तो वो पूरा का पूरा वहाँ से कम हो रहा है और यहाँ से ज़्यादा हो रहा है। तो जितना कम हो रहा है उतने ही से ही हम जीत रहे हैं यहाँ। लेकिन विरोधियों के पास भी तो अपने धनगर समाज के नेता ना, एसपी बघेल हैं, तमाम लोग हैं, वो भी घूम रहे हैं, उनका भी असर होगा, समाज के वोट भी तो उनको मिल सकते हैं ना। हमारा समाज इस मामले में एकमत है कि हमें अपना प्रत्याशी जिताना है और इस छलिया सरकार को हमें गिराना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो समाज है वो दबा कुचला है, शोषित है, किसान है। अब किसानों पर उन्होंने दोहरी मार कर रखी है। उनके दो जितने भी बेटे होते थे फौज में जाते थे या किसानी करते थे। फौज उन्होंने अग्निवीर योजना ला के ख़त्म कर दिया उसका कैरियर, और यहाँ किसानी में उन्होंने दुगनी आय का एक दिया था भ्रम कि अरे दुगनी आय होगी आपकी, हर जगह दुगनी आय होगी। दुगनी आय की जगह उन्होंने दुगना व्यय कर दिया उसका, कि आपकी आय तो नहीं हुई है, जितनी आय थी वो आधी से भी कम हो गई है। आपके महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि मजदूरों के रेट या अन्य सामानों के रेट है। अब आप DAP यूरिया ले लीजिए, 50 किलो का कट्टा आता था वो 40 किलो का हो गया, रेट डबल के करीब कर दिए। तो क्या मतलब है इस सरकार का? ये सरकार उल्लू बनाना जानती है कि वो नहीं होता जादूगर की थोड़ा सा दिखाया और हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल गायब हो गया जी और ये बन गया। मगर जब आदमी ट्रिक समझ जाता है तो उस पर वो विश्वास नहीं करता है। और हाथरस की जनता तो वैसे ही त्राहिमाम कर रही है। ये तो पूरे देश की बात थी, अब हाथरस की जनता इतना त्राहिमाम कर रही है ना। यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल है, अगर आपका एक्सीडेंट होता है जो कि ख़राब सड़कों से होता ही होता है, यहाँ आपका पेपर उठा लीजिए, रोज़ 10, 15, 20 एक्सीडेंट होने ही होने हैं। कल मेरे दोस्त के लड़के का भी एक्सीडेंट हुआ, उसका हाथ टूट गया, बच्चा है वो। अब उसको यहाँ ना दिखा के यहाँ से क्या रेफ़र पॉइंट बना रखा है, बस हॉस्पिटल जाइए वो तुरंत अलीगढ़ रेफ़र कर दी या आगरा रेफ़र कर दी। मतलब आप समझिए ये इंडस्ट्री इधर 250 से ऊपर की इंडस्ट्री और पिछले 40 सालों से चल रही हैं। नोएडा आपका ग्रो कर गया है मगर यहाँ ग्रो नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ बनाने नहीं चाहते। उन्हें मालूम है हम तो जीत जाएंगे, हम तो छल करेंगे और ये वोट तो आएगा ही आएगा, जाएगा कहाँ?
हेलीकॉप्टर से आते हैं और लोकसभा देखते हैं, ओ ये रही देखो लोकसभा, हाँ ठीक, यही मेरी लोकसभा, ये तो मैं जीत रहा हूँ। खैर से आए, उन्होंने खैर में ही कितने काम करा दिए जो प्रत्याशी आए हैं। एक काम बताएं, वो वहाँ खैर में ये काम करवा दिया उन्होंने, तो वो हाथरस के लिए क्या करेंगे जो वो अपनी विधानसभा में मंत्री रहते नहीं करवा पाए, यहाँ के सांसद ही करके वो यहाँ काम कराएंगे। आप हाथरस सासनी से नानू रोड पे, मैं उन्हें चैलेंज देता हूँ, जाके दिखाएं। वहाँ की जनता तैयार बैठी है, आंदोलन किया है, मगर सड़क नहीं बनने को नाम ले रही है। क्यों? उन्होंने वोट नहीं दिया। सांसद पूरे क्षेत्र का होता है कि कुछ कुछ चुनिंदा लोगों का होता है कि बनिया ने उन्होंने दिया अटैची और अटैची के साथ हो लिए। यहाँ क्षेत्र की जनता वोट नहीं देती है, बेवकूफ़ है। आपकी सीट पे अगर मैं योगी और मोदी के प्रभाव का बात करूं कि मोदी फैक्टर, योगी फैक्टर, वो आए रैली करें, उनका कितना असर होगा? तो हाथरस नानू रोड को बना वो करके दिखाएं, वहाँ के जो हैं ठाकुर हैं, पंडित हैं, सर्व समाज रह रहा है वहाँ, तो बताएं ना उन्हें कि हाँ जी हमने 30 साल में आपकी सड़क क्यों नहीं बना पाई। 10 साल से रो रहे हैं वो, मैं गया था, मुझसे पहले ही रो रहे थे वो। पहला मैंने उनके साथ किया, मैंने कि इधर मेरे थे, रिश्तेदारी थी, मैं अपनी रिश्तेदारी में गया तो इन्हीं कपड़ों में चला गया, तो उन्हें लगा कि बीजेपी का कैंडिडेट वो आ गया है कोई प्रचार करने। उन्होंने मुझे पकड़ा कि जी आप कौन? जी मैं तो आया हूँ रिश्तेदारी में। नहीं जी आपकी वेशभूषा से नहीं लग रहा। तो मैंने कहा कि नहीं मेरा बन रहा है यहाँ से प्रत्याशी का। उन्होंने कि बीजेपी से हो तो मैं अब इसी कमरे में बंद करके आप बंद कर दूंगा, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मेरी कोई सुन नहीं रहा है। 10 साल से सड़कें 6-6 फीट के गड्ढे, आप समझ रहे हैं, मेन रोड है वो। जलेसर वाली रोड पे बहुत आंदोलन हुआ है, तो जाके वो थोड़ा सा टुकड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। उससे पहले उन्होंने नहीं सुनी। 10 साल हो गए, 30 साल से उनका सांसद है, 10 साल से उनकी केंद्र में सरकार है, 7 साल से उनकी प्रदेश में सरकार है। कर क्या रही है वो? सिर्फ छलिया। यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? स्टेशन बढ़िया नहीं है। क्यों नहीं है स्टेशन बढ़िया? स्टेशन पे, और यहाँ 2-2 स्टेशन है और दोनों मेन स्टेशन है, मगर आप देखेंगे ट्रेनें ही नहीं रुकती है। 2-4 ट्रेनें रुकती हैं, वह बात खत्म। सड़कें बिल्कुल बेकार हैं, रोजगार के नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ हींग की मंडी थी, इतनी छोटी सी बना रही है। हाथरस की हींग पूरे विदेश तक में फेमस है, मगर आप यहाँ देखिए क्या है। मोदी जी ने कहा था कि जी हम, योगी जी ने भी कहा था कि हम पर्टिकुलर हर सिटी के हिसाब से उसको वो करेंगे, बढ़ाएंगे जो चीज़ उसमें फेमस है। कहाँ बढ़ाई हींग की मंडी? कुछ बनाया कॉम्प्लेक्स? कुछ नहीं। अनाज की मंडी थी, बंद कर चुके हैं। क्यों? यहाँ काम ही नहीं करना है उन्हें मालूम है यहाँ तो जनता को हम बेवकूफ़ बना लेते हैं, जादूगरी दिखाएंगे वोट ले। ये जो आप जादूगरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ, अभी यूपी में चुनाव यात्रा पे हम लिखे हैं, जादूगरी का असर तो है। अब मैं सुबह आपके क्षेत्र में जब आया तो मैं कई युवाओं से बात कर रहा था, तो युवा कह रहे हैं कि भाई मंदिर बन गया, हम लोग तो बहुत खुश हैं, राम मंदिर का मुद्दा बहुत हमारे दिल के करीब था और मोदी जी ने उसको सॉल्व कर दिया। तो मंदिर आंदोलन है, मस्जिद आंदोलन है, इस सब में उलझा हुआ है। जो आप रोजी रोटी, किसानी का, बेटी की सुरक्षा का, ये सब मुद्दे समझा रही है, जनता में असर कर भी रहे हैं क्या? आप, आज मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन मतपेटियाँ खुलें आप देख लेना कितना त्राहिमाम है। मैं घूम रहा हूँ, मुझसे सर्व समाज ने कहा है, मैं अपने समाज की नहीं कह रहा हूँ, नाम जो वोट बैंक है, ठोस वोट बैंक, उसकी भी नहीं कह रहा हूँ, मैं सर्व समाज की कह रहा हूँ कि जो किसान पीड़ित हैं, भले वो फिर जाट है, पंडित है, ठाकुर है, उसके बेटे को रोजगार नहीं मिल रहा है। उसको फॉर्म भरवाता है, पेपर लीक हो जाता है, फॉर्म भरवाता है, पेपर लीक होता है, फिर ओवरेज हो जाता है, खत्म काम। फिर ओवरेज होने के बाद क्या करेगा? किसानी करेगा। किसानी में उन्होंने पहले ही व्यय इतना बढ़ा दिया है कि किसान तो मरने के लिए वो हैं कि उनको बचना ही नहीं है कुछ। पूरी मेहनत से वो करते हैं, मगर नहीं है ना एमएसपी। उन्होंने कोई गारंटी इसलिए ही नहीं दी है कि उन्हें मालूम है कि जैसी एमएसपी गारंटी देंगे तो गारंटी हो जाएगी। गारंटी वर्ड ला रहे हैं वो कि हम गारंटी देंगे, पिछले 10 साल में काहे नहीं कर पाए वो, अब गारंटी दे रहे हैं। 2020 में तो ट्रेलर था पिछला, तो 10 साल तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। हाँ, तो इसका मतलब है जो 400 का वो बता रहे हैं, तो 400 रुपये किलो फिर तो आपका पेट्रोल डीजल हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो ट्रेलर ही था। अब जो पिक्चर अभी बाकी है वो संविधान खत्म कर देंगे। ये उनका लिखित है कि आपको जो हम दलित शोषित क्या करता है, मेहनत करके मुश्किल से पढ़ा पाता है, उन्होंने शिक्षा पैसे ही महंगी कर दी है। प्राइवेटाइजेशन नाम पे उन्होंने सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी हैं। उन्होंने अग्निवीर, मतलब आप ये समझ लीजिए, जो पिछड़ा है, जो गांव के एरिया है, वो या तो फौज में जाता था या किसानी करता था। फौज अग्निवीर पे 4 साल का क्यों लाए हैं? अब जो रिटायर्ड जनरल हैं और वो सब कह भी रहे हैं कि नहीं ये गलत योजना थी, हमने मना किया था, मगर नहीं माने वो लोग। तो है, कुछ हो सकते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, युवा में जोश रहता है, वो उनके नारों में बहक जाते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। वो आएंगे, अभी भ्रमित हैं क्योंकि वो 18-19 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, उनमें जोश आ रहा होगा, नहीं जी मंदिर बनवाया है। हाँ, हमारे श्रद्धे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके नाम पे अफीम चाट लें और हाँ जी गड्ढे में गिर जाएं।
तो ये मैसेज समझाने में कामयाब हो रहे हैं आप जनता को? बिल्कुल, उनके बड़े बूढ़े समझाएंगे वो तो मानेंगे। वो अभी फेसबुक और इन सब पे जो हम लोग के पे तो बैन है, मगर उनका तो चल रहा है दिन रात प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, तो उससे वो भ्रमित हो जाते हैं। मगर जब पिताजी समझाते हैं कि हाँ इधर ही जाना है, तो फिर वहीं डाल के आएगा वो। डाल के तो आएगा, लेकिन वो ईवीएम पर आप लोग बड़ा सवाल उठाते हैं कि ईवीएम का क्या होगा, घोटाला हो जाता है, बटन कोई भी दबाओ वोट तो कहीं और जाता है। बहन जी ने भी कई बार अपने स्पीचेस में कहा है कि ये ईवीएम से वोट ना डाले जाएं तो हमारी सरकार ज़रूर बनेगी। ईवीएम से चोरी ना हो उसके लिए भी कुछ आप लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ तैयार कर रहे हैं अपने लोगों को कि भाई ध्यान रखो, नज़र रखो, कहीं कुछ घपला ना हो जाए? ये प्रश्न चिन्ह हमारी बहन जी ने नहीं है, देश की जनता, इस हाथरस की जनता भी उठा रही है। उन्होंने कि जी हम आपको वोट देंगे, मगर उन पर भरोसा नहीं है, वो ईवीएम गड़बड़ कर देंगे। कि हमने पिछली बार भी वोट दिया था, मगर जब खुली हैं तो आधे बीजेपी के ऐसे कैसे हो गए। उनका प्रश्न ये जायज़ है, मगर सरकार उनकी है। हमारी तरफ से आंदोलन हो रहे हैं, शायद अभी सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है इसका, ठीक है। अब वहाँ क्या निर्णय होगा, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हम पे तो वैसे ही वो ईडी और सीबीआई बैठा रखी उन्होंने कि आप बोलो, और आज अब हो सकता है मुझे भी यहाँ से उठा के ले जाएं कि जी आपने ऐसे कैसे विरोध में बोल दिया है। तो उनका तो ये काम है, और बात बिल्कुल सही है जो बहन जी कह रही हैं, वो 100% सही है, उस पर होना चाहिए। जब आप जिसने ये मशीनें बनाई हैं वो खुद ही जब वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ क्यों नहीं होता, कहीं आपने ईवीएम से इलेक्शन नहीं होते नहीं देखा, क्यों? तो ये है। तो आपको भरोसा नहीं है ईवीएम पे? मुझे अब संविधान पे भरोसा है, और मुझे संविधान प्रोवाइड जो कर रहा है मैं उसको उपयोग करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हेमबाबू धनगर जिन्होंने हमसे बात की, और इन्होंने कहा है कि ईवीएम से अगर वोट डाले जाएंगे तो थोड़ा भरोसा तो नहीं है, लेकिन वोट तो उसी पर डाले जाएंगे। साथ ही इन्होंने तमाम मसलों को भी उठाने की कोशिश की, और ये कहा कि जनता के लिए जो मुद्दे हैं, रोज़ी रोटी का वो जो मसले हैं उस पर वोट डालेगी, और मंदिर मस्जिद के जो मसले हैं उससे कहीं ना कहीं जनता जागेगी, अफीम चाटना छोड़ देगी। इस बातचीत पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।